अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है बेटा डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट-एम्पटर। क्या पढ़ाने जा रहा हूं बोलो? डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट-एम्पटर के बारे में बात करूंगा। सर ये डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट-एम्पटर क्या कहता है? डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट-एम्पटर कहता है लेट द बायर बीवेयर। किसके बारे में बात करता है बोलो? लेट द बायर बीवेयर। सर व्हाट डू यू मीन बाय लेट द बायर बीवेयर? इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए जो व्यक्ति गुड्स को खरीदने के लिए जा रहा है ना, जो व्यक्ति गुड्स को खरीद रहा है या खरीदने वाला है उसे बायर बोला जाता है। और अगर आप गुड्स को खरीद रहे हो या खरीदने वाले हो तो बायर आपके ऊपर जिम्मेवारी है कि गुड्स आपको जो भी नेचर के आपको गुड्स चाहिए या जिस भी पर्पस के लिए गुड्स चाहिए, क्या सामने वाले गुड्स आपके पर्पस को भा रहे हैं या वो आपके पर्पस को नहीं भा रहे हैं। इसमें मैं सेलर की गलती नहीं बोलूंगा। अगर आपने कोई गलत गुड्स को खरीद लिया, आप ये नहीं बोल सकते सेलर को अरे ऐसे कैसे गलत गुड्स बेच दिया, ये नहीं चलेगा। समझ रहे आप बात को? ये नहीं चलेगा। इसे बोला जाता है कैविट-एम्पटर। क्या बोला जाता है बोलो? सर इसे हम लोग नाम देते हैं कैविट-एम्पटर। क्या नाम देते हैं बोलो? कैविट-एम्पटर का नाम देते हैं। अच्छा सर कैविट-एम्पटर होता है, ठीक है सर परफेक्ट है। अब देखो कैविट-एम्पटर बहुत सिंपल सा कहता है जो गुड्स है ना वो डिस्प्ले किए जाते हैं यार। अब ये अप टू द बायर है कि उसके लिए उसको सही चॉइस करना है, उसको प्रॉपर सिलेक्शन करना है। मान लो आप दुकान में गए, आपने कोई टी शर्ट आपको बहुत भाग गई, आप उसने बोला सर एक्सेल है, आपने कहा जबरदस्त एक्सेल दे दो मेरे को। अब मेरे को एक्सेल आता, वो बोल भी रहा आपको सर एक बार ट्राई करके देखो, आपने होशियारी मार के ट्राई नहीं किए वहां पे, तो आप कल चल के उसको थोड़ी बोलोगे तेरी गलती, तूने कुछ भी खराब माल चिपका दिया। आप ऐसा नहीं बोल सकते। आपको जब बोला गया था आपकी जिम्मेवारी है गुड्स की सही चॉइस करना, कि आपको कलर अच्छा लग रहा है उसको देखना और सारे चॉइसेस प्रॉपर्ली मेक करना। ये किसकी जिम्मेवारी है दोस्तों? बायर की जिम्मेवारी है। बोलो किसकी जिम्मेवारी है? बायर की जिम्मेवारी है। ठीक है, देखो कैविट-एम्पटर मींस द लेट द बायर बीवेयर व्हेन द सेलर डिस्प्ले देयर गुड्स इन द ओपन मार्केट इट इज फॉर द बायर्स टू मेक प्रॉपर सिलेक्शन और चॉइस ऑफ गुड्स। ये बायर के ऊपर होता है प्रॉपर सिलेक्शन करना और चॉइस करना। क्या बोला मैंने? प्रॉपर सिलेक्शन करना और चॉइस करना गुड्स की, ये बायर के ऊपर होता है। If the goods turn out to be defective, we cannot hold the seller liable. अगर मान लो गुड्स डिफेक्टिव निकल जाते हैं, क्या हो जाते हैं? गुड्स जो है ना बेटा वो डिफेक्टिव निकल जाते हैं, तो वो क्या सेलर को लायबल मानेंगे क्या? नहीं सर, वो सेलर को लायबल नहीं मानते। द सेलर इज इन नो वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड सिलेक्शन बाय द बायर। तो अगर बायर ने कुछ भी गचकू किया है तो उसके लिए वो जिम्मेवार होता है क्या? उसके लिए सेलर जिम्मेवार नहीं होता। सेलर इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट इन द गुड्स इन विच ही सेलिंग। मतलब सर अगर सेलर को कुछ इस गुड्स के अंदर डिफेक्ट न पता है ना, तो यहां तक इनका क्या कहना है लॉ का कि सेलर की तो ये डिफेक्ट्स को बताने की जिम्मेवारी भी नहीं आती। क्या कहा मैंने? सर सेलर की तो ये डिफेक्ट्स को बताने की जिम्मेवारी भी नहीं आती। इसके बारे में बात किया। अब देखो इट इज द ड्यूटी ऑफ बायर टू सैटिस्फाई हिमसेल्फ बिफोर बाइंग द गुड्स दैट गुड्स विल सर्व द पर्पस फॉर विच दे वर बीइंग बॉट। तो जिस भी पर्पस के लिए वो गुड्स को बाय कर रहा है वो पर्पस के लिए वो सर्व करेंगे या नहीं करेंगे, इसको इंश्योर करने की जिम्मेवारी है बायर की। मतलब मैं अगर कोई गुड्स को खरीद रहा हूं तो क्या वो मेरे पर्पस को भा रहे हैं क्या, या वो मेरे पर्पस को नहीं भा रहे, उसके बारे में जानना मेरी जिम्मेवारी है। बोलो किसकी जिम्मेवारी है? मेरी, यानी कि बायर की जिम्मेवारी है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। ठीक है, ओके। इफ गुड्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव और डू नॉट सर्व द पर्पस और इफ डिपेंड्स ऑन हिज ओन स्किल और जजमेंट, बायर कैन नॉट होल्ड सेलर रिस्पॉन्सिबल। बायर यहां पे क्या सेलर को रिस्पॉन्सिबल करवा सकता है क्या? नहीं सर, बायर यहां पे सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं करवा सकता। क्या बोला मैंने? बोलो सर बायर यहां पे सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता। इसके बारे में बात इन्होंने किया है। अब चलिए सर इसके एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे। एक्सेप्शंस का मतलब क्या होने वाला है? सर ये फॉलोइंग केसेस में सेलर्स लायबल रहेंगे। क्या कहा मैंने? बोलो फॉलोइंग केसेस के अंदर सर सेलर्स जो है ना बेटा वो लायबल रहने वाले, उसके बारे में बात करेंगे। फॉलोइंग केसेस में सेलर्स लायबल होंगे। फॉलोइंग केसेस में कौन लायबल होगा? सभी लोग बोलो। फॉलोइंग केसेस में सर सेलर्स यहाँ पे लायबल होने वाले हैं और उसी के रिगार्डिंग हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला देखो क्या बोला, सबसे पहला पॉइंट फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज। क्या बोला? फिटनेस एज टू क्वालिटी एंड यूज। अब क्या होता है फिटनेस एज टू क्वालिटी एंड यूज का मतलब? देखो ये है बायर, ये है सेलर। बायर आता है, बायर सेलर से बताता है, बायर सेलर को अपना पर्पस बताता है।
ठीक है, ओके सर। सेलर इस पर्पस के ऊपर, समझना, जो सेलर है ना, सेलर इस पर्पस के ऊपर क्या बताता है, सेलर इस पर्पस के, जो सेलर है उसके ऊपर वो अपनी राय देता है या कुछ सजेशन देता है। क्या देता है बोलो, सजेशन देता है। और जो बायर है ना इन सजेशंस को मानता है। क्या कहा मैंने, बायर इन सजेशंस को मानता है और वो सेलर से गुड्स को परचेज करता है, सेलर से गुड्स को परचेज करता है। और ये जो सेलर है ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में गुड्स को बेच रहा है, मतलब गुड्स को बेचना और खरीदना, ऐसे गुड्स को बेचना या खरीदना, ये सेलर का रोज का काम है। क्या है बोलो, ये सेलर का रोज का काम है। तो उसको जैसे वो याद है क्या, खट्टा मीठा में अब भी ठीक करके दे, ये तो मेरा रोज का काम है, तो ये जो मेरा रोज का काम है उसको बोला जाता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या बोला जाता है बोलो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब यहां पे क्या हुआ समझिए, अब हो ये रहा है मित्रों, क्या हो रहा है सर जरा बताइए। हो ऐसी रही है बात, हो ऐसी रही है बात, कैसी बात सर, हो ऐसी रही है, कैसी, ऐसी बात बताता हूं अभी आपको कि क्या, कि मैंने, बायर ने अच्छा खासा भरोसा किया सेलर के ऊपर और सेलर ने जो सजेशन दिया, अगर वो गलत सजेशन दिया तो मुझे एक बात बताइए, क्या बायर गाना नहीं गाएगा, अच्छा सिला दिया तूने मेरे भरोसे का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे भरोसे का, बोलिए ना। तो यहां पे क्या सेलर बोल सकता है लेट द बायर बीवेयर डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर, ऐसा नहीं बोल सकता। समझो दोस्तों, ऐसा नहीं बोल सकता। वो क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि बायर ने सेलर के ऊपर भरोसा किया, बहुत ज्यादा भरोसा किया। और ऐसे केस के अंदर सर बायर, समझना, बायर कहेगा सेलर तू जिम्मेवार है, वो कहेगा तेल लगाने जाए डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर, तू लायबल है, ठोक डालेंगे तेरे को अगर तूने फालतू की बकवास बातें किया है तो। बताइए मुझे सेलर को ठोक दिया जाए या ना ठोक दिया जाए, हाँ सर बजा दो, है ना। तो ऐसे केस के अंदर सेलर क्या होने वाला है बेटा, लायबल, बोलो ना, सेलर क्या होगा, लायबल, क्या होगा, लायबल, 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 है ना, होने वाला है। ठीक है, आइए अब दूसरा देखो, क्या पहला, where the buyer makes known to the seller, where the buyer makes known to the seller the particular purpose for which the goods are required so as to show that he relies on the seller's skills and judgment. The goods are of the description which is in the ordinary, which is in the course of seller's business to supply. It is the duty of the seller to supply such goods as reasonably fit for that purpose. क्या बोला, जो भी reasonable purpose के लिए वो fit करता है ना बेटा, उसके लिए सर यहाँ पे seller responsible रहने वाला है, उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल रहने वाला है। दूसरा देखो, गुड्स परचेस्ड अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम के बारे में बात किया। किसके बारे में, गुड्स परचेस्ड अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम। अब देखो दोस्तों होता क्या है, जब मैं पेटेंट, जैसे मैंने आपको बोला था मुझे एप्पल का चार्जर चाहिए, सामने वाले ने मेरे को एप्पल का चार्जर दे दिया, तो उसके लिए सेलर लायबल नहीं होता, बायर भी लायबल नहीं होता है। लेकिन वो जो कंपनी होती है ना दोस्तों, जैसे एप्पल कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल, अगर वो चार्जर से मेरा फोन चार्ज नहीं हो रहा है तो मैं एप्पल कंपनी को बोल सकता हूं मेरा फोन चार्ज नहीं हो रहा, रिप्लेस मार के दे। अरे समझ रहे क्या बात को, बोलो ना जल्दी से, क्या बात को समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं। तो मैं एप्पल कंपनी से यहां से डिमांड कर सकता हूं क्या पैसे, बिल्कुल सर कर सकता हूं। वेयर देयर आर गुड्स आर परचेज्ड अंडर ब्रांड नेम और पेटेंट नेम, देयर इज नो इंप्लाइड कंडीशन दैट गुड्स शैल फिट फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस। तो किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए फिट हो जाए ऐसा नहीं होता है, जिस पर्पस के लिए आपने गुड्स खरीदा हो वो पर्टिकुलर पर्पस क्या होना चाहिए, वो पर्टिकुलर पर्पस फुलफिल होना चाहिए। क्या, हाँ सर वो फुलफिल हो जाना चाहिए। ठीक है, तीसरा, गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। क्या कहा मैंने, बोलो, गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आ जाइए। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, सर क्या, सभी लोग बोलो, अगर गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन वाली बात होना तो इसके अंदर क्या होता है, वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन देयर इज एन इंप्लाइड कंडीशन दैट गुड्स शैल करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। इफ इट इज नॉट सो देन सेलर इज रिस्पॉन्सिबल। समझिए बात को, अगर मैंने गुड्स, आपको मैंने बोला था मेरे को टीक वुड चाहिए पर आपने मेरे को मैंगो वुड दिया, तो आप ये थोड़ी बोल सकते बायर रिस्पॉन्सिबल, अरे लेट द बायर बिहेवियर, कैसे यार, मैंने आपको बोला, लेकिन बट नो बट शट, कट टू कट यार, मैंने आपको जब बोला था कि मुझे कौन से पर्पस के लिए गुड्स चाहिए या मुझे कौन से डिस्क्रिप्शन के लिए गुड्स चाहिए, तो मुझे गुड्स उसी डिस्क्रिप्शन के लिए चाहिए और किसी दूसरे डिस्क्रिप्शन के लिए मुझे लगेंगे क्या, नहीं सर, और किसी डिस्क्रिप्शन के लिए नहीं लगेंगे। क्या आप बात को समझे, हाँ सर
अब देखो गुड्स ऑफ अ मर्चेंटेबल क्वालिटी, मर्चेंटेबल क्वालिटी के भी बारे में बात किया। मर्चेंटेबल क्वालिटी का मतलब क्या होता चाहिए यहाँ पे कि गुड्स अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। अगर मैं गुड्स को रीसेल करना चाहूँ तो मार्केट में ये गुड्स को खरीदा जा सके वापस से, उसे मर्चेंटेबल क्वालिटी का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो देखो मर्चेंटेबल क्वालिटी का क्या मतलब होता है। Where the goods are bought by description from the seller who deals in the goods of that description, there is an implied condition that goods shall be of a merchantable quality। तो सामने वाला व्यक्ति, मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति अगर कुछ बेच रहा है, सामने वाला व्यक्ति अगर यहाँ पे ये कीबोर्ड को बेच रहा है तो ये नॉर्मल सी बात है, कीबोर्ड अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। अगर कीबोर्ड अच्छे क्वालिटी का नहीं है तो यहाँ पे बुरी बात है, तो यहाँ पे सोचने वाली बात है, विचार विमर्श करने वाली बात है ना। तो गुड्स कैसे क्वालिटी होने चाहिए, मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए। बोलो कैसे क्वालिटी के होने चाहिए, मर्चेंटेबल क्वालिटी के हमारे गुड्स होने चाहिए क्या? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल होने चाहिए। ठीक है, देखो implied condition that goods shall be of merchantable quality. The rule of caveat emptor is not applicable. Rule of caveat emptor यहाँ applicable नहीं होगा। This rule shall apply if the defects were such that ought to not to reveal an ordinary examination। मतलब सर अगर कोई ordinary examination में चीजें नहीं मिली तो बात अलग है, नहीं तो सर merchantable quality के नहीं है तो हम लोग कहेंगे सर seller responsible। लेकिन कोई ऐसा डिफेक्ट है जो आसानी से, बोलो मेरे को, जो आसानी से मिल जाए तो मैं कह दूंगा आपके साथ, इसे हम लोग क्या कहेंगे सर, ये बिल्कुल वैलिड होता है। अब देखो सेल बाय सैंपल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन अपन लोगों ने पढ़ा है कि अगर मैं कोई सैंपल को देख के गुड्स खरीद रहा हूं तो गुड्स शैल करस्पॉन्ड विद द सैंपल, और अगर सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन को देख के कर रहा हूं तो सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों को कंप्लाई करना चाहिए। ठीक है, सेम पॉइंट से जो आपने पहले पढ़ा था। तो आप ये नहीं बोल सकते दोनों केसेस में लेट द बायर बीवेयर करके, नहीं, बायर ने सैंपल सिलेक्ट किया, आपकी जिम्मेवारी है सैंपल के अनुसार दो। बायर ने डिस्क्रिप्शन के अंदर सैंपल सिलेक्ट किया तो गुड्स डिस्क्रिप्शन को भी कंप्लाई करे, सैंपल को भी कंप्लाई करे, दोनों को करके कंप्लाई होना चाहिए क्या? हाँ सर दोनों को कंप्लाई करना चाहिए। अब देखो 7वां और 8वां पॉइंट, ट्रेड यूसेज के बारे में बात करें और सेलर एक्टिवली कंसील्स डिफेक्ट और गिल्टी ऑफ फ्रॉड। अब देखो ट्रेड यूसेज का क्या मतलब होता है, an implied warranty or condition has to qualify the fitness for a particular purpose may be annexed by usage of trade, and if the seller deviates from that the rule of caveat emptor is not applicable। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सारे लोग ध्यान दीजिएगा। देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है, जैसे मान लीजिए एक कोई कपड़ा है, बेटा क्या है समझना, कोई एक कपड़ा है, ठीक है, ये कपड़े का काम आता है यूनिफॉर्म बनाने के लिए। आप उस कपड़े से मदद कर रहे हो, हैट बनाएंगे, बोले बढ़िया टोपी बनाएंगे, लोगों को टोपी पहनाएंगे। मुझे आप एक बात बताइए, जब उस कपड़े का काम था यूनिफॉर्म बनाना तो उससे हैट कैसे बना सकते हो? अगर आपने हैट बना दिया उससे आप ये थोड़ी बोल सकते लेट द बायर बीवेयर। अरे बेटा बायर को थोड़ी पता होगा उस कपड़े से हैट बनता है कि यूनिफॉर्म बनता है, आपने बायर को चिपका दिया, उसने तो भोलेपन से गुड्स को खरीद लिया। तो सर ये ट्रेड यूसेज मतलब ये कपड़े को यूजुअली कहाँ यूज किया जाता है? यूनिफॉर्म में किया जाता है। जब यूजुअली यूनिफॉर्म में यूज किया जाता है तो आपने उसको मानना चाहिए क्या? हाँ सर आपने उसको मानना चाहिए, आपने डेफिनेटली उसको मानना चाहिए। बोलो क्या बोल रहा हूं मैं, आपने डेफिनेटली उसको मानना चाहिए। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं क्या? सारे लोग जल्दी से बोलिए मुझे, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझ रहे हो क्या? हाँ सर एकदम जोरदार तरीके से हम लोग चीजों को समझ रहे हैं। मतलब सर देखिए हम लोग बहुत आसान सी बात कर रहा हूं मैं आपके साथ, फिर से फोकस करना। देखिए क्या कपड़े के बारे में बात कर रहा हूं, कपड़े का नॉर्मल काम था यूनिफॉर्म बनना, उससे आपने हैट बना दिया, तो ये नॉर्मल ट्रेड यूसेज नहीं है ना यार। ये ट्रेड यूसेज कैसे हुआ? अब जैसे देखो क्या होता है, ग्लास होता है ना, प्लास्टिक का ग्लास आता है, वो शादी ब्याह वगैरह में यूज होता है पानी पीने के लिए। वो उसका काम होता है पानी पीना, उससे उसका काम से पानी पीना, जूस पिलाना, वो सब है। आप उसके अंदर अगर पेट्रोल डालोगे ना, वो ग्लास जो प्लास्टिक है कट जाता है, क्योंकि बहुत हीट होती है ना पेट्रोल के अंदर, तो फट जाता है ग्लास, ऐसा वो पिघल जाएगा वो प्लास्टिक। तो आप समझिए, आप ये नहीं बोल सकते उसको, मैं क्या बोल रहा हूं, आप ये नहीं बोल सकते देखो कंटेंट नहीं, लिक्विड कंटेंट हैंडल नहीं कर रहा। अरे उसका काम वो वाटर ग्लासेस है, आप उसमें चाय पी रहे हो, समझ में आ रहा। पेट्रोल डीजल अब वो डाल रहे हैं यार, बहुत ज्यादा हाई एकदम रेट वाला होता है, तो ऐसे केस के अंदर वो झेल नहीं पाता है, उससे सहन करके नहीं होता
होता है और वो पिघल जाता है, समझे क्या आप बात को। तो यहाँ पे अगर आपने सामने वाले को अपने नॉर्मल ट्रेड यूसेज के हिसाब से आपने देना चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर सर ट्रेड यूसेज वो पहले वो बोल रहा है पानी पीने के लिए, आपने उसको पानी, वो बोल रहा है मेरे को पेट्रोल डालना है, आप उसको वो ग्लास दे रहे, तो ऐसा थोड़ी चलेगा बेटा, है ना। आइए, एन इम्प्लाइड गारंटी ऑफ वारंटी एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस ऑफ अ पर्टिकुलर पर्पस मे बी एनेक्स्ड बाय यूसेज ऑफ ट्रेड एंड इफ द सेलर डेविएट्स फ्रॉम दैट दिस रूल ऑफ कैवेट एम्प्टर इज नॉट एप्लीकेबल। क्या ये रूल ऑफ कैवेट एम्प्टर अप्लाई होता है क्या? नहीं होता है सर, समझना बात को, है ना। अब देखो, सेलर एक्टिवली कंसील्स अ डिफेक्ट और इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड। सेलर ने क्या किया, जानबूझ के सेलर ने फॉल्ट को छुपाया। जैसे देखिए, मान लीजिए ये फोन है मेरे पास, नया नवेला फोन है, मुझसे गिर जाता है, इसके ऊपर क्रैक आ गई, मैं क्या करता हूं, इसकी स्क्रीन को निकालता हूं, इसको रिप्लेस करता हूं चमचमाती हुई स्क्रीन के साथ। मैंने जानबूझ के क्या किया, ये जो समझना, ये जो डिफेक्ट था, इस डिफेक्ट को छुपाया, एक्टिवली कंसील किया, एक्टिवली छुपाया इस डिफेक्ट को, है ना। तो मैं कहूंगा मैंने फ्रॉड किया। तो ऐसे इसमें मैं ये नहीं बोल सकता लेट द बायर बी, बायर को सपने में आ जाना चाहिए था कि स्क्रीन फूटी हुई है करके, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। तो यहाँ पे लेट द बायर बीवेयर नहीं होता है ना। हाँ सर, अब देखो, वेयर द सेलर सेल्स द गुड्स बाय मेकिंग सम मिसरिप्रेजेंटेशन और फॉल्ट द बायर रिलाइज ऑन इट। बायर ने क्या किया बेटा, बायर ने यहाँ पे रिलाई किया, क्या बोला बोलो जल्दी से, बायर ने यहाँ पे रिलाई किया, समझना है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे on it, and when the seller actively conceals some defect in the goods so that the same could not be discovered by the buyer on reasonable examination, then the caveat emptor will not apply। लेकिन सर अगर reasonable examination पे समझ जाता था तो seller responsible होगा क्या? फिर seller responsible नहीं होगा, फिर buyer responsible। reasonable examination मतलब आपको, मान लो आप स्क्रीन को देखते हैं, आपको दन्ने से समझ जाता कि गड़बड़ है करके, तो फिर ऐसे केस के अंदर वहां पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, वो ऐसा बोला जा रहा है। सारे लोग समझे क्या? बोलो बोलो बोलो, मुझे आप क्या सारे के सारे लोग बढ़िया से समझ गए क्या? जोरदार तरीके से समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो, है ना। यस सर। अब कल अपन क्या करेंगे मित्रों, कल अपन यहाँ पे यूनिट 2 से चालू करेंगे, ठीक है। चलो, एक जन से बात करेंगे, श्रुति से, और कल अपन यूनिट 3 से चालू करेंगे। हेलो 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 हेलो, ये श्रुति जी बताए कहाँ से बिलोंग करते हैं आप और कैसे हैं आप? सर मैं सिलवासा से हूँ। कहाँ से? सिलवासा, DNH। अच्छा, सिलवासा, ओके ओके, गॉट इट। बताइए कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? सर अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बताए कैसे, आपको कुछ पूछना है, आपको स्पेसिफिक कोई चीज? नो सर, वो बाय मिस्टेक मुझसे हैंड रेज हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बाय मिस्टेक अच्छी बात हो गई ना फिर तो। चलो, अमेजिंग है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। चलो दोस्तों, आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। समय बहुत ज्यादा कम बचा है आपके एग्जाम के लिए, समझिए आप बात को। 75 डेज आपके एग्जाम के लिए बच चुके हैं। मैं कहता हूं 75 डेज हार्ड चैलेंज आप भी रख लो एज अ सीए स्टूडेंट, और बढ़िया से ठान लो कि इस बार तो ट्रांसफॉर्म करना ही है, सीए फाउंडेशन से सीए इंटरमीडिएट में जाना ही है, राइट। एकदम बढ़िया तरीके से सर पढ़िए, बढ़िया तरीके से सर बढ़िया मेहनत कीजिए, और मिलता हूं मैं आपके साथ कल। कितने बजे? कल हम लोग इसी बैच के अंदर, यानी कि यलगार बैच के अंदर हम लोग मिलेंगे, फिर से शाम में 7:30 बजे मुलाकात होंगी। टिल देन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड टेक केयर एवरीवन, है ना। चलो, अब अगर मैं बात करूं दोस्तों, आपको जाने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अगर आप हमारे यलगार बैच को परचेज करना चाहते हैं, जो कि एक रिवीजन बैच है सीए इंटरमीडिएट, सॉरी सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 वाले स्टूडेंट्स के लिए ना, फास्ट ट्रैक बैच है। इसमें चीजों को थोड़ा सा, अब सर फास्ट ट्रैक में कंची मारते हो क्या? नहीं, टॉपिक पूरे कराए जाते हैं, बस एग्जाम्पल जहां रेगुलर बैच में 4-5 होते हैं, वहां फास्ट ट्रैक में 1 या 2 एग्जाम्पल होते हैं। तो आपको सीए फाउंडेशन ओल्ड सिलेबस में जाना है, ultimatece.com को विजिट करना, सीए फाउंडेशन के ओल्ड सिलेबस में जाना, और आप यहां पे देख सकते हो दोस्तों, क्या आप यहां पे देख सकते हो बेटा, ये है पूरा पूरा फास्ट ट्रैक लेक्चर्स, ऑल सब्जेक्ट का फास्ट ट्रैक है ये, यहाँ पे जो 899 में अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आपको चाहिए, समझना बात को, अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल मेरा लॉ को कोर्स को भी बैच कर सकते हो। कि देखो लॉ फास्ट ट्रैक यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इंडिविजुअल कोर्स को भी यहाँ
यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देखो गूगल ड्राइव का ऑप्शन आता है, लाइव का ऑप्शन आता है, विद बुक्स विदाउट बुक्स का ऑप्शन आता है। मान लो मैं लाइव सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, फिर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 9 months and 3 views, फिर विद बुक्स यहाँ पे आता है, विदाउट बुक्स यहाँ पे आता है। विदाउट बुक्स में -500 हो जाते हैं, विद बुक्स के 2999 चार्जेस यहाँ पे होते हैं। मैं कहता हूँ विदाउट बुक्स ले लो यार, ज्यादा बेहतरीन होता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपकी चॉइस है ना, तो ये बात है यार। तो बढ़िया से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बढ़िया से परचेज कर सकते हैं इस चीज को एंड ऑसम तरीके से आप हमारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, राइट। रेगुलरली ये क्लास होती है शाम में हमारी, कितने बजे, 7:30 बजे मैं आता हूँ लाइव हमारे अल्टीमेट सीए फाउंडेशन के ऐप के ऊपर। तो अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।